जब प्रतिष्ठा बढ़ती है तो उनकी अपनी बुराइयां होती है वो भी कम होती है। उनके भीतर कभी कभी बुराइयां जो आती हैं, आप मान सम्मान और तो उसको लगता है जीवन में बहुत मिल गया है जी, वो बुराइयों से बचता है। तो वो भी एक मनोवैज्ञानिक रूप से एक तरीका होता है। तीसरी बात है कि लोगों को तो ये लगेगा ठीक है सरकार ने पैसे ले लिए, हमारा क्या। तो मेरी कोशिश ये है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो आगे है। जिसने खाया है वो निकालूंगा और जिसका खाया उसको खिलाऊंगा। और इसलिए जैसे केरला में जो कोऑपरेटिव बैंक का नेटवर्क है वो लेफ्टिस्टों का है, ये वहाँ जो पार्टी है उसका है। इन्होंने क्या किया, ये लेफ्टिस्टों के लिए बाहर छवि ऐसी है कि दूध के धुले हुए हैं। उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में एक बहुत बड़ा स्कैम किया हुआ है। गरीबों के पैसे हैं, मिडिल क्लास के पैसे हैं, सैलरी वाले सोसाइटी उसके पैसे हैं, और बच्चों की भलाई के लिए बेचारों ने पैसे बैंक में रखे हैं। ये बैंक डूब गई। क्यों डूबी? तो ये उसके संचालक जो कम्युनिस्ट लीडर हैं उन्होंने खजाने का अपने पर्सनल व्यापार के लिए उपयोग किया और उसमें घाटा आया तो ये बैंक डूब गई, या उसमें से चोरी की तो बैंक साइफन कर गए पैसे। अब हमने उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया है। अब मेरी इरादा ये है कि मैं इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को ऑक्शन करूंगा। जो पैसा आएगा, ये जो बैंक में जिसने पैसा जमा किया है उसका नाम है, उसको मैं वापस करूंगा। अब जैसे लालू जी ने, इससे प्रूवन केस है कि जमीन के बदले में नौकरी दी, रिकॉर्ड पे है, उसमें कोई बड़ा वो प्रॉब्लम नहीं है। अब पता है कि इसकी जमीन, ये नौकरी मिली और उसके बदले में जमीन लिखवा ली, तो मैं चाहूंगा कि जिसकी जमीन है उसको जमीन वापस मिले। बंगाल के अंदर करीब 3,000 करोड़ रुपया की संपत्ति हमारे जब्त की हुई है। अब ये जो वहाँ रेट कार्ड है हर नौकरी के लिए कि टीचर बनना है तो ये, पीएन बनना है तो हाँ, आंगनबाड़ी वर्कर, ये पैसा रेट कार्ड है, कट मनी, और नीचे से ऊपर तक ये पैसे ऐसे बांटे जाएंगे, ये व्यवस्था है। अब ये पैसे पकड़े गए हैं, नोटों के ढेर पकड़े हैं। मैं खोज रहा हूँ कि जिसका ट्रेल मिले कि हाँ भाई उसने यहाँ से पैसा ब्याज से लिया था, ये तारीख को लिया था, इस तारीख को इसको दिया था, या बैंक से निकाला इधर को दिया था। तो मैं ऐसे जो ईमानदारी से मुझे हाथ लगेगा हाँ ये पैसा रियली उसका मालिक यही है, मैं ये पैसे उसको वापस लौटाऊंगा। इसलिए अब मेरा न खाता हूँ न खाने देता हूँ। अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। मोदी जी, क्योंकि मैं लंबा समय बंगाल में रही हूँ तो मेरा सवाल बंगाल से जुड़ा हुआ है। आप बंगाल में क्या बीजेपी के लिए प्रोस्पेक्ट देखते हैं? और दूसरी बात यह है कि माँ माटी मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी, आपके लिए भी मिक्स्ड इमोशंस रहते हैं। कभी आपको बहुत स्नेह से वो आम भी बेचती है, टॉक मिष्टी कहते हैं हमारे बंगाल में, मतलब खट्टा मीठा टाइप का रिश्ता है। आपको लगता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाई? जिस तरह के अट्रॉसिटीज हम देखते हैं महिलाओं के खिलाफ, हमने असेंबली इलेक्शन में जिस तरह का वायलेंस देखा, आपको लगता है शी हैज लॉस्ट कंट्रोल कंप्लीटली ऑफ द स्टेट? ऐसा है कि उनको ये राजनीति सूट करती है, इसलिए वो सरकारी मशीन का उपयोग ही इस मकसद के लिए करती है। एक प्रकार से उनका शासन पे इतना कंट्रोल है, लेकिन गलत दिशा में है। वे शासन पे कंट्रोल नहीं है और शासन में बैठे हुए कोई लोग करते, ऐसा नहीं है। वो खुद ही करवाती हैं, खुद ऐसे करने वालों को प्रोटेक्शन देती है। उनका खुद का कन्विक्शन है कि ये जो कुछ भी हो रहा है यही रास्ता है सत्ता में रहने के लिए। और मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी मुझे आम भेज दें या मिष्टी दही भेज दें, वो तो शायद एक प्रोटोकॉल के हिसाब से वो करते रहते हैं, मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत हो रहा है उसके विषय में हम आंख बंद रख सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता है। आप बंगाल में क्या प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं भाजपा के लिए, खास करके इस इलेक्शन? भारतीय जनता पार्टी
एक बहुत ही सफलता, इतनी तेजी से बीजेपी का ग्रोथ किसी राज्य में नहीं हुआ जितना बंगाल में हुआ। 3 में से हम 80 क्रॉस कर गए, 3 एमएलए थे। लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य देखिए और एक खान मार्केट गैंग देखिए कि जिसने सत्ता नहीं बनी इसलिए पराजय। अरे 3 से 80 क्रॉस कर गए भाई, बड़ा विजय था हमारा। लेकिन खान मार्केट गैंग ने देख लिया कि भाजपा के तो सपने खत्म हो गए। आज हमारे एमपी बंगाल में और बड़े शान से काम कर रहे हैं जी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत तेजी से विकास है, अद्भुत स्वीकृति है, समाज के सभी वर्गों में है। और अब बंगाल के लोग दूसरा विभाजन नहीं देखना चाहते। अब बंगाल को टूटता हुआ देखने की तैयारी बंगाल के लोगों की नहीं है। सर, बंगाल के बाद एक बार मैं दिल्ली को लेकर सवाल पूछना चाहता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 40 दिन तिहाड़ में गुजारे, बाहर चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो इकोसिस्टम या वो खुद इसको अपनी जीत बता रहे हैं, जैसे घोटाला हुआ नहीं। वो कह रहे हैं कि मुझे चुनाव जिताओगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा और रिजाइन बिल्कुल नहीं करूंगा, ये सब प्लॉट था मेरे अगेंस्ट। वो कह रहे हैं कि ये बेल है, मेरी जीत है। इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत उनका जो मामला चल रहा है उस पर कोई भी टिप्पणी करूं उचित नहीं है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है। मेरी चिंता कोई व्यक्ति नहीं है। मैं तो अदालत ने क्या कहा उसके पर अगर ध्यान केंद्रित करूं तो शराब घोटाले में हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है, मैं उसको तो मानूंगा। एजेंसी ने क्या किया है छोड़ो, किसी बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है वो छोड़ो, वो स्वयं क्या कहते हैं वो छोड़ो। कम से कम हाई कोर्ट ने शराब घोटाले के बारे में जो कहा है और बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। अब चिंता का विषय ये है देश में और जो गंभीर है कि सार्वजनिक जीवन में कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, अपनी खुद की बातों पर भी कोई कमिटमेंट नहीं रहेगा। सार्वजनिक जीवन में एक जमाना था, स्कूल में कोई बच्चा अगर कॉपी करता है और पकड़ा जाए तो महीने भर स्कूल नहीं आता था। उसके माँ बाप भी शर्माते थे, यार मेरा बेटा एग्जाम में कॉपी करने में पकड़ा गया था। ये स्थिति थी, यानी इन चीजों को बुरा माना जाता था हमारे समाज में। आज बेशर्मी के साथ सजा जिनको हो चुकी है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, उनको कंधे पे लेकर के आप सार्वजनिक रूप से नाच रहे हो। ये जो पतन हुआ है वो चिंता का विषय है। मुझे कोई पर्सन से लेना देना नहीं है। अगर ये हुआ तो भ्रष्टाचार की होता क्या, पहले जमाने में डाकू होते थे, महिमा मंडन होता था उनका, वो डकैती करते थे, महिमा मंडन होता था समाज में। अखबारों में भी मैं जो पहले के जमाने में 2-2 पेज स्टोरी, कवर स्टोरी मिलती थी उनको कि ऐसा ऐसा उसका तो जीवन ऐसा, वो तो ऐसा कर सकता है, और वो बड़े बन जाते थे। दुर्भाग्य से अब राजनेताओं को ये बेनिफिट मिलने लगा है कि इतना भ्रष्ट लोगों का। मैं तो हैरान हूं कि कोई अखबार वाला किसी भ्रष्ट व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जाए। एक चार्ल्स शोभराज मैंने अपना देखा था कि लोग इसका इंटरव्यू करने जाते थे, और आज मैं देख रहा हूं, वरना कोई भाई अब इनके विषय में एक बार क्लियर हो जाए तब तक रहने दो। ये पतन है समाज जीवन का, मेरी चिंता वो है। मोदी जी, कोई भी लीडर हैं जो प्रधानमंत्री 2 बार रह लें, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। इस देश में 3 बार सिर्फ नेहरू जी चुनाव जीत पाए। बट आपके खिलाफ ग्राउंड पे जब हम जाएं तो लोग भी कहते हैं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि एक प्रो इनकम्बेंसी है।
तो 272 जब पार हुआ 2014 में तो लोगों ने कहा मोदी जी की आंधी है देश में। अगर अब 370 पार हो रहा है तो ये क्या है? आपको लगता है आपकी लोकप्रियता भी चरम पर है? और ये प्यार क्यों है लोगों का? मैं कोई लोकप्रियता के लिए काम नहीं करता हूँ और नहीं मेरे पास मेरी लोकप्रियता नापने का कोई मानदंड है, मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं काम क्या करता हूँ उसका एनालिसिस होना चाहिए। मेरे काम में और औरों के काम में फर्क क्या है? आमतौर पर जो सरकारें चलती थी वो विज्ञान भवन में फंक्शन करो, फीता काटो, दिया जलाओ, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दो, मीडिया को लीक करो, स्टोरी बनवाओ और उनको लगता है देश चलता है। और ज्यादातर सरकारें उसी मिजाज में रही। कांग्रेस का पतन बहुत कम समय में हुआ था जी। देश आजाद होने के बाद चौथा चुनाव आते आते कांग्रेस ध्वस्त हो चुकी थी। संयुक्त विधायक दल बना, लेकिन कांग्रेस ने इस देश में किसी पार्टी को खड़े ही नहीं होने दिया। उन्होंने खुद ने देश के लिए करने के बजाय विरोधी दलों को खत्म करने में ही अपनी शक्ति लगाई, इसलिए ऑल्टरनेट खड़ा नहीं हुआ। अदरवाइज 67 के चुनाव में ही देश उनको रिजेक्ट कर चुका था। हिंदुस्तान में आप देखिए सरकारों के अलग अलग मॉडल अब देश के सामने आ चुके हैं और मैं तो मानता हूँ ये केस स्टडी का विषय है। कोई यूनिवर्सिटी करे, कोई मीडिया करे, कोई मीडिया पर्सन किताब लिख सकता है। देश ने एक कांग्रेस का मॉडल देखा है, देश ने लेफ्ट का मॉडल देखा है, देश ने पारिवारिक पार्टियों का भी मॉडल देखा है जो ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली पॉलिटिकल पार्टियां चलती है, उनका मॉडल भी देखा है। देश ने मिलीजुली सरकारों का मॉडल भी देखा है और बीजेपी सरकार का भी मॉडल देखा है। उसका एनालिसिस करना चाहिए, किसका क्या परफॉर्मेंस रहा, किसकी क्या प्रायोरिटी रही, किसने किसके लिए काम किया। एक 100-200 पैरामीटर तो आप देखेंगे द बेस्ट परफॉर्मेंस वाला मॉडल बीजेपी का मिलेगा आपको। और जब परफॉर्म करते हैं तो सामान्य मानव का विश्वास बढ़ता है। फिर एंटी इनकम्बेंसी किस बात की होती है कि एक ऐसी सरकार, मेरा ये नहीं हुआ। हर एक का होता नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी में कोई हर एक का हो गया ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज पब्लिक मीटिंग में जाके मैं कहता हूँ भाई आप लोग चुनाव में जो करते हो करते रहना, लेकिन मेरा एक काम करना। और कहता हूँ मैं कि कहीं आप जाए, झुग्गी झोपड़ी में कोई रहता है ऐसा मिले या कोई कच्चे घर में रहता है, उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज देना। क्योंकि हम जो मकान बना रहे हैं 4 करोड़ दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग छूट गए हैं और मैं नहीं चाहता हूं कोई छूट जाए। तो मैं 4 जून के बाद मेरी नई टर्म में मैं उनको मकान देना चाहता हूं, 3 करोड़ मकान बनाना चाहता हूं। आप अगर कोई नजर में आ जाए तब उसका विश्वास पैदा होता है कि आदमी वोट भी मांग रहा है लेकिन साथ में काम भी कह रहा है, यार मुझे तो मेरा तो जान है, 3 करोड़ घर बना के दे रहा है। विश्वास पैदा होता है। अब डिलीवरी जब करते हैं, और मेरी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है जो हिंदुस्तान की सभी सरकारें कभी मुझे कॉम्पीट नहीं कर पाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी गुजरात में भी कॉम्पीट नहीं कर पाई, वो है लास्ट माइल डिलीवरी। मैं योजनाएं जिसके लिए बनाता हूँ उसके लिए, और मेरा इसके लिए काम करने का मेरा तरीका है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब गुजरात में था तो मैंने अलग अलग स्तर के एक 20-22 अफसरों को बुलाया। कुछ सीनियर मोस्ट थे, कुछ एकदम जूनियर थे, कुछ मिडिल लेवल को 20-22 को बुलाया। तो उनको पता नहीं था मैंने क्यों बुलाया, बिठाया सबको। तो मैंने सबको एक पैड दिया लिखने के लिए, वो लेकर के ही आते हैं डायरी, मैंने उनको दिया। मैंने कहा मुझे आप बताइए कि एक वीडियो है, गांव में रहती है, अनपढ़ है और सरकार की ये स्कीम है, उसकी वो हकदार है। उसको ये प्राप्त करने के लिए स्टेप 1 क्या करना, स्टेप 2 क्या करना, 3 क्या करना, 4 करना, कैसे करना, कहाँ जाना, मुझे आपकी मैंने डायरी दी, इसमें लिख करके बताओ। मैंने उनको कहा लिखो। यू बी सरप्राइज, सबके सब फेल हो गए।
फिर मैंने कहा, मैं कुछ वो नहीं, बड़े प्यार से बात करता था। मैंने कहा मुझे बताइए भाई, आप IAS अफसर हैं, किसी की 20 साल की नौकरी हो गई, किसी की 2 साल की हो गई, आपको पता नहीं है कि एक बीडो को बेनिफिट लेने के किस किस जगह से गुजरना पड़ता है, फॉर्म कहाँ से लेना होता है, अप्लाई का। मैंने कहा बताइए, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है, उस बीडो को क्या फायदा होगा। तो उनको लगता है हाँ यार कुछ तो कमी है, और फिर वो करेक्ट करते थे। तो मेरे दिल में ये रहता है कि भाई मैं योजना बना दूं, वाहवाही करूं, एक एडिटोरियल छप जाए, ठीक है, मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन आम आदमी, मेरी पूरी कार्यशैली ये लास्ट में डिलीवरी की है, परफॉर्मेंस की है, और उसका परिणाम होता है। तो जैसे स्वच्छता अभियान में तो सरकार ने क्या करना था, लेकिन मैं झाड़ू लेकर के घूमता था। छोटा सा बच्चा भी अपने दादा को कहता है कि दादा मोदी जी ने ना कहा है। इस चीज को छोटी मत मानिए जी, आज के युग की बहुत बड़ी घटना है। इसी के लिए आप लोगों का शब्द है प्रो इनकम्बेंसी, और इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, खपना पड़ता है, और निस्वार्थ भाव से कोई कुछ भी कहे सो हमने अच्छा करना है तो करते रहना चाहिए। वो देश